जम्मू एंड कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि एक साइलेंट क्राइसिस है जो हर घर को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ तो अभी कोई जॉब वॉब नहीं मिलता है। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई की है, बहुत डिग्रियाँ की हैं। बच्चे घर में बैठे हैं, कमरों में बंद है डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी पढ़ाई पे। मैं इससे पहले कंट्रैक्चुअल लेक्चरर था, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, वही था मैं 10-12 साल तक। सोचो एक लड़का या लड़की स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएट होती है, घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब नौकरी मिलेगी, मगर सालों तक सिर्फ एप्लीकेशंस भरने और इंटरव्यूज देने के बाद भी सिर्फ हम आपसे कांटेक्ट करेंगे ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ यूथ की कहानी नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स और डेली वेज लेबरर्स भी इस क्राइसिस का हिस्सा है। वैसे अगर किसी को इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ने सबसे ज्यादा नुकसान दिया है तो वो है कश्मीर का यूथ। गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के सबसे हाई रेट्स में से एक है और 15 से 29 साल के यूथ में ये 32% तक पहुँच चुका है। मतलब 13 लाख लोग ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। देखो एक एवरेज कश्मीरी फैमिली 5 या 6 लोगों की होती है, तो अगर 13 लाख लोग बेरोजगार हैं, इसका सीधा असर 2.5 लाख परिवारों पर पड़ रहा है। ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं बल्कि हर घर का इशू बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम हर साल हजारों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, मगर इनके लिए जॉब्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स देते हैं, मगर या तो वैकेंसीज नहीं होती या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सालों तक डिले होता रहता है। और अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल रिजर्वेशन 43% था, बाकी 57% ओपन मेरिट के लिए होता था। मतलब अगर तुम मेहनत करते हो तो सिलेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग चांस था। अब रिजर्वेशन को 60% तक बढ़ा दिया गया है। मतलब जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे थे उनकी दुनिया एक पल में उलट चुकी। बस इतना ही नहीं, 2024 एजुकेशन डिपार्टमेंट में 575 लेक्चरर पोस्ट्स का रिक्रूटमेंट हुआ, लेकिन 575 पोस्ट्स में से सिर्फ 238 सीट्स जनरल कैटेगरी को मिली है। बाकी बचे हुए सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरीज के बीच डिवाइड हो गई है, जैसे SC, ST1, ST2 और OBC में। आप भी सोच रहे होंगे कि ये ST1 और ST2 सिस्टम क्या है। देखो पहले गुज्जर बकरवाल और हिल ट्राइब्स एक ही ST कैटेगरी में थे, अब नई पॉलिसी के तहत उनको अलग अलग कर दिया गया है। ST1 मतलब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी और ST2 मतलब हिल ट्राइब्स। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पहले गुज्जर बकरवाल और हिल ट्राइब्स एक ही ST कैटेगरी में थे। इसका मतलब ये था कि जो भी रिजर्वेशन या बेनिफिट्स मिलते वो दोनों कम्युनिटीज में डिवाइड होते। लेकिन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का कहना था कि उनकी सिचुएशन हिल ट्राइब्स से ज्यादा बैकवर्ड है और अगर दोनों सेम कैटेगरी में रहेंगे तो हिल ट्राइब्स का कंपटीशन उनको पीछे कर देगा। तो सरकार का कहना था कि अगर दोनों ग्रुप्स एक ही कैटेगरी में रहेंगे तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी कम्पीट नहीं कर पाएगी और जो भी रिजर्व सीट्स और बेनिफिट्स मिलेंगे वो ज्यादा हिल ट्राइब्स ले जाएंगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अगर जॉब्स ही नहीं है तो फिर रिजर्वेशन का फायदा भी कितनों को मिल रहा है। जो लोग जॉब मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सिर्फ कैटेगरी बेस्ड चैलेंजेस नहीं बल्कि खुद जॉब्स की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ नौकरियां ही नहीं है तो यूथ करता क्या है। कुछ लोग माइग्रेशन कर लेते हैं, दिल्ली, बेंगलोर या गल्फ कंट्रीज जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ओवर क्वालिफाइड होने के बावजूद छोटी जॉब्स ले लेते हैं, जैसे टीचिंग या किसी लोकल शाम पे काम करना। मे छ नाव रुजलान, मैं गई ये दुबई मज कम अज कम 5-6 वरी। बह 2015 मज आउस बह योर विजिट वीज़स पे आउस बह गो इंडिया मज जॉब करान। पत दोप मे बेटर अपॉर्चुनिटी ठान इंटरनेशनल मार्केटस मज, तो आउस बह योर। ये बेटर अपॉर्चुनिटी बासे मे ये, तो आउस बह 2015 मज कम योर। एक और कैटेगरी जो इफेक्टेड है वो है स्किल्ड वर्कर्स, जैसे IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और ट्रेनड आर्टिशंस। देखो कश्मीर हिस्टोरिकली हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म के लिए फेमस रहा है, मगर अब दोनों सेक्टर्स डिक्लाइन पे है। पहले जो लोग कारपेट वेविंग, शॉल मेकिंग या वुड कार्विंग से अपनी रोजी कमा रहे थे, आज वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि मार्केट गिर गई है। सबसे बुरा असर डेली वेज लेबर्स पर पड़ा है। जो लोग पहले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर या स्मॉल बिजनेस में काम करते थे, अब उनके लिए भी काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले जो सीजनल टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जॉब्स देते थे वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई है। देखो जम्मू एंड कश्मीर की बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस भी बन चुकी है। ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि जॉब्स नहीं है तो इसलिए लोग बेरोजगार हैं। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बिला कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलप नहीं होने दे रहा और यूथ को मजबूर कर रहा है कि या तो माइग्रेट करे या छोटी मोटी जॉब से गुजारा करे या फिर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। देखो जम्मू
एंड कश्मीर का प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो छोटी बिजनेस यहाँ एस्टेब्लिश होना चाहती है उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बड़ी कंपनीज यहाँ आना नहीं चाहती और जो नए इन्वेस्टर्स आना भी चाहे उनको ग्राउंड लेवल पे काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इशू। ये आपको भी पता होगा कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर तभी किसी जगह अपना पैसा लगाएगा जब उसे लगेगा कि उसका बिजनेस सेफ है और स्टेबल एनवायरनमेंट में है। मगर जम्मू एंड कश्मीर में कभी पॉलिटिकल अनरेस्ट, कभी बंद, कभी इंटरनेट शटडाउन, ये अनसर्टेनिटी किसी भी बिजनेसमैन को पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। और सबसे बड़ा रीजन है पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वीक होना, जो लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए जरूरी होता है। वैसे अगर आपको पता होगा कि पहले टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था, मगर फ्रीक्वेंट लॉकडाउन और एक्सटर्नल कंपटीशन ने इस इंडस्ट्री को वीक कर दिया है। टूरिज्म इंडस्ट्री बंद होती है तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और हैंडीक्राफ्ट में मिडलमैन ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जबकि असली आर्टिसंस स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में नए बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, मगर उनका कंट्रोल आउटसाइडर्स के हाथ में ज्यादा है। और देखने को क्या मिलता है कि जो जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोकल लोगों के लिए होना चाहिए वो बाहर के लोग ले रहे हैं। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम हर साल हजारों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सारे ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट के लिए रेडी ही नहीं होते, क्योंकि आज के जमाने में जॉब्स के लिए टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स चाहिए, जैसे कोडिंग, एआई, फ्रीलांसिंग, डेटा एनालिसिस और डिजिटल मार्केटिंग। मगर जम्मू एंड कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम अब भी आउटडेटेड है, क्योंकि यहाँ इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। रिजल्ट क्या है, लड़का ग्रेजुएट है, डिग्री हाथ में है, मगर जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए वो नहीं है। आज के जमाने में दुनिया भर के लोग रिमोट जॉब्स और फ्रीलांसिंग से पैसा कमा रहे हैं, मगर जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन और लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस की वजह से यूथ को फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन जॉब्स का सही एक्सपोजर नहीं मिल रहा। बेरोजगारी सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि स्किल्स और मार्केट डिमांड की गैप की वजह से भी है। अगर यूथ को नए स्किल्स नहीं मिलेंगे तो नए इंडस्ट्रीज आने के बावजूद भी उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे। जब हर दूसरे घर में बेरोजगारी होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहता, ये पूरे सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है। मेंटल हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन और डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं, यूथ अपने फ्यूचर को लेकर होपलेस होता जा रहा है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्राइसिस कब शुरू हुई, क्या ये हमेशा से था या किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद सब कुछ बदल गया। 1980 जब कश्मीर का इकोनॉमी स्टेबल था। अगर पिछले 50 साल का एनालिसिस करे तो 1980 तक कश्मीर एक स्टेबल इकोनॉमी थी, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म पे डिपेंड थे, जो अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था और टूरिज्म अपने पीक पे था। हर साल लाखों टूरिस्ट्स कश्मीर की खूबसूरती देखने आते थे और लोकल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस और हैंडीक्राफ्ट मार्केट में पैसा आता रहता था। कश्मीरी शॉल्स, कारपेट्स और वुड कार्विंग दुनिया भर में बिकती थी और लोकल आर्टिसंस इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे। एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर भी स्ट्रांग सेक्टर था। कश्मीरी सेब, सैफरन और ड्राई फ्रूट की डिमांड हर जगह थी और लोग फाइनेंशियली स्टेबल थे, लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। 1980 में कश्मीर ऐसा मोड़ पर आ गया जहाँ सब कुछ बदल गया और सबसे पहला इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा, जो पहले लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी वो एकदम बंद हो गई। पहले जो हाउस बोट्स, होटल्स और ट्रैवल एजेंसीज खुल रहती थी वो खाली हो गई, लोकल बिजनेसेस बंद होने लगे और आर्टिसंस बेरोजगार होने लगे। गवर्नमेंट जॉब्स का रिक्रूटमेंट भी स्लो हो गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रेशर था। प्राइवेट बिजनेस यहाँ इन्वेस्ट करने से घबराने लगी और नए इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हो सकी। जो लोग एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स में काम कर रहे थे उनका भी मार्केट कोलैप्स होने लगा। एक्सपोर्ट डिमांड गिर गई और मिडल मैन ज्यादा फायदा उठाने लगा। इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट यूथ पे पड़ा। जो नए ग्रेजुएट्स थे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया। वैसे अगर हम आज की बात करें तो आज जम्मू एंड कश्मीर का यूथ सिर्फ जॉब नहीं एक फ्यूचर चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स अब भी डिले हो रही है और स्कैम्स का इशू भी। वैसे अगर आपको याद होगा कि 2022 में JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर्स लीक हो गए थे, जिसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। रिजल्ट अगर आप देखें तो एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और नए एग्जाम्स होने में 1 साल लग गया। हर साल जम्मू एंड कश्मीर के पास 1 लाख से ज्यादा वैकेंट पोस्ट्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ये वैकेंसीज फिल हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 10% लोगों का मसला सॉल्व करेगा। बाकी 90% बेरोजगार लोग फिर भी जॉबलेस रहेंगे। ये चाय में एक छोटी पत्ती लगाने जैसा है। इसका सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ाने से नहीं होगा। जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो, नए इंडस्ट्रीज आए और यूथ को मॉडर्न स्किल्स और डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार किया जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर का टैलेंटेड यूथ या तो माइग्रेशन करेगा या अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट का शिकार होता रहेगा।